उन दिनों ऐसा हुआ भी बहुत गर्व के साथ। जिस घर के लड़के ने सरेंडर किया ओपनली या सीक्रेटली, कुछ पता लग गया तो उनके पूरे खानदान को साफ कर दिया गया। उन दिनों एक गाना आम था, सरहद पार जाएंगे कलाशनकोफ लाएंगे। जब वो पाकिस्तान ने जंग हारा, पाकिस्तान को लगा अब खत्म हो जाएगी मिलिटेंसी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही दूसरा गेम खेला फिदायीन का। जो एम्बेसडर आते थे वो बाकी लोग, व्हाई फ्रॉम यू, फ्रॉम इंडियन कश्मीर, ये एक्टिंग करनी पड़ती थी। इस चीज ने मेरे को ना जल्दी जगाया। मैं सोचता हूँ कि अगर वो ना पकड़ा जाता, वो बारूद ना पकड़ा जाता तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। मिलिटेंट के मरने पर रो लो क्योंकि इंसानी जान मर गया, चलो किसी का बच्चा मर गया, रो लो, कितना रोना है, क्योंकि उसकी वजह से कल तुम लोगों को 4 वोट पड़ेंगे, मैं मानता हूँ। बट अगले वाले को मिलिटेंट ना बनने दो। यहाँ कोई मिलिटेंट मरता था, फिर ये बोलते थे गिलानी साहब को कार लगाएंगे, वो लेक्चर करेगा माइक पर। गिलानी बोलता था हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। मैं सोशल मीडिया के जरिए, ट्विटर के जरिए पाकिस्तानियों को भी बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारी आर्मी है ये 2 नंबरी आर्मी है। ये तुम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं ऑन द नेम ऑफ कुरान। कोई फायदा नहीं पाकिस्तान के खोखले नारों के पीछे जाने का। पाकिस्तान का मतलब क्या, डॉलर जमा करो, काम कोई भी ले लो। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। आप देख रहे हैं आवाज़े दिल एंड आवाज़े दिल के इस एपिसोड पर कश्मीर की एक और कहानी आपके साथ लेके आई हूँ। ये कहानी है एक इंसान की, लेकिन उस इंसान के 3 नाम थे। कैप्टन मुश्ताक अहमद बट, उसके बाद इशफाक, उसके बाद रोमियो। तो आइए जानते हैं कि ये एक शख्स कौन था जिसकी पर्सनालिटीज अलग अलग थी लेकिन था एक ही शख्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कैप्टन मुश्ताक अहमद बट जी की। रहने वाले हैं पुलवामा, कश्मीर के। और जैसे कि कश्मीर के हालातों के बारे में हमें पता ही है, इफ आई गो टू 90s या उससे पहले, तो जब मिलिटेंसी पीक पे थी, तो यही जो कैप्टन है मुश्ताक अहमद बट, ये इशफाक नामक एक मिलिटेंट बनते हैं, पाकिस्तान जाते हैं। उसके बाद इनकी जो जिंदगी का टर्न है वो कुछ ऐसा आता है कि ये एक अंडरकवर एजेंट बन जाते हैं, रोमियो नामक, जो कि भारतीय सेना और भारतीय सरकार के लिए काम करते हैं। तो इनकी कहानी आज के लिए मुझे लगता है इसलिए जाननी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे लोग कश्मीर में बहुत कम हैं, और अगर हैं भी तो सामने कोई कोई आता है। तो आज मेरे साथ मुश्ताक जी हैं। पहले तो थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। तो मुश्ताक जी, आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा जाना, आपकी पूरी कहानी एक मूवी है वैसे। तो जब एक 18 साल के बच्चे थे आप कॉलेज जाते थे, तो हुआ क्या कि एक 18 साल का बच्चा जो बुक्स पकड़ के कॉलेज जाता था, उसको बंदूक पकड़ने का शौक पड़ गया। तो कहाँ से जो मुश्ताक अहमद एक नॉर्मल बच्चा था वो इशफाक बन गया? तो उस कहानी पे हमको लेके जाइए प्लीज। 40 साल पहले, 36 साल पहले यहाँ पर ऐसा माहौल बना कि 18 साल का मैं मुश्ताक, कॉलेज जाने वाला लड़का, दाएं ये कहानियाँ चल रही थी, बाएं भी कहानियाँ चल रही थी, बल्कि चारों दिशाएं ये कहानी चल रही थी कि मुजाहिद है, हवा में उड़ता है, बंदूक ऐसे है, एक पिस्टल यहाँ रखता है। और जिस कॉलेज में मैं जाता था वहाँ भी कुछ लड़कों के पास पिस्टल थे, उन्होंने शो किया। तो एज ही ऐसी थी कि कुछ दिखाई नहीं दिया। हमने बोला हम भी स्टाइल मारेंगे। किसी देश की दुश्मनी नहीं थी, किसी देश की दोस्ती नहीं थी। अच्छा, दूसरा मैं एक सियासी घर से था, तो मरकज़ी सियासी पार्टी जो उस वक्त यहाँ पर थी, सेंटर पार्टी, वो हमारे घर में वो लोग आते थे। और जब ये दौर आया बंदूक का, तो हमारे घर में भी आना जाना हो गया बंदूक वालों का। उनको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि हम देख रहे थे हमारा दादाजी वो बंदूक की इज्जत करते थे, वो उस इंडिविजुअल की इज्जत नहीं करते थे, वो बंदूक से डरते थे। और हम टीन एज में ये समझे शायद जब हम भी ये बंदूक उठाएंगे तो हम भी इज्जत वाले बन जाएंगे, इस समाज में हमको भी कोई रुतबा मिलेगा। और इसी हिसाब से हमने सरहद पार कर दिया। 18 साल में आप
18 साल बस फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, चला कर गया। लिया शुरू। और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद वही कहानियाँ, उन्होंने उसमें नमक मिर्ची ज़्यादा डाला, उन्होंने उसमें क्या वो जो सहाबा की कहानियाँ थी जिन्होंने जंगें लड़ी है, जंगे बदर, जंगे ओहद, वो सुनाई। तो उन्होंने हमको वो सुना के, बट उसमें भी उन्होंने नमक मिर्ची डाला। वो नहीं जो तारीख इस्लाम में है, जो हिस्ट्री में है, वो नहीं था, कुछ और ही डाला था उन्होंने कि बड़ा चढ़ा कर बस बताई। नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, रोज़ा रखो ना रखो, इंसान हो तुम या ना हो, बस एक बार तुम लोगों ने फायर किया ना हिंदुस्तान की फौज पर और तुम लोग मर गए ना, शहीद हो गए ना, एकदम जन्नत में पहुंच गए, 72 हूर्स मिलेंगी और बाकी चीज़ें मजहबी रंग दे के पाकिस्तान की लड़ाई में शामिल हो गए हम। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी थी कि इंडिया को कमज़ोर करना है, उसने एडवांटेज उठाया उस चीज़ का, जो अनसर्टनिटी यहाँ पैदा हो गई, जो इलेक्शन रैगिंग हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, लोग नाराज़ हो गए। और सबसे बड़ी बात, ये मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, जिस स्टेट का हेड सिचुएशन की वजह से स्टेट छोड़ के भागेगा, वहाँ तुम लोग मुझ 18 साल वाले लड़के पर कोई दोष नहीं देना। अगर मैं भी भाग गया उस तरफ या मेरे साथ और भाग गए, कोई हमने बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। गुनाह अगर हमारे स्टेट के हेड ने किया, स्टेट का हेड भाग गया सिचुएशन की वजह से, मिनिस्टर्स भाग गए, बाकी लोग भाग गए, अगर ये 18 साल के टीनेज लड़के ने भी गलती की, ये भी भाग गया, किसी बहकावे में आ गया, तो मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में इसने कोई बड़ी गलती नहीं की। तो जैसे मैंने पढ़ा आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, तो काफ़ी जुल्म और वो जो डर का माहौल था, थ्रेट्स थे, आपके अंकल की कहानी, वो सब कुछ हुआ। तो उस दौर में थोड़ा सा आप लेके जाइए मुझे, क्या क्या देखा मैं आपको यहाँ से, जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग वेनिंग की, वापस आया, यहाँ जूही में पहुँचा, क्योंकि मैंने 2 नंबरी देखी पाकिस्तान की पूरी ISI की, और मैं आपकी वसादत से, इस चैनल की वसादत से इन जवानों को भी बोल रहा हूँ, यार मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि ये पाकिस्तान की 2 नंबरी लड़ाई है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। जब मैं यहाँ पहुँचा, मैंने आते ही घर वालों को बोला मैं सरेंडर करूँगा, क्योंकि घर वालों को पता थी सिचुएशन। उन्होंने बोला अभी ये बंदूक छोड़ने का मौका नहीं है, अगर तू बंदूक छोड़ेगा तो हम पूरा खानदान साफ हो जाएगा या हमको यहाँ से भागना पड़ेगा, अब तुम ही मर जाओ। अच्छा, मतलब छोड़ दिया आपको? नहीं, आपको बोला तुम ही मर जाओ, तुमने गलती की, तुमने पार किया, अब तू वापस आ गया, अब तू ही अगर मरेगा, कम से कम हम बोलेंगे वी आर द विक्टिम्स ऑफ दिस, हम शहीद के, सो कॉल्ड शहीद के घर वाले हैं, तो हम उसी सहारे जिएंगे। उसके बाद शायद आप निकल गए जंगलों की तरफ। बिल्कुल, सिचुएशन ऐसी थी कि हर गांव में टेररिस्ट थे, हर जगह टेररिस्ट थे। मेरे जैसे और भी लोग सोच रहे थे अंदर से ये रास्ता छोड़ देंगे, बट छोड़ नहीं पाए। जब मैं नहीं छोड़ पाया, घर वालों ने बोला अगर आप सरेंडर करोगे हम सबको मारेंगे, ऐसी सिचुएशन थी। और उन दिनों ऐसा हुआ भी बहुत घरों के साथ। जिस घर के लड़के ने सरेंडर किया, ओपनली या सीक्रेटली कुछ पता लग गया, तो उनके पूरे खानदान को साफ कर दिया गया। दिन रात 24 घंटे का है, मेरे को 72 घंटे का लग रहा था अकेले, क्योंकि सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। थोड़ा बहुत भी कुछ होता था, मैं सोचता था कि मैं मुफ्त में मरना नहीं चाहता। अगर मेरे दिल में वो होता ना कि ये जहाद है, तब मैं मरने को तैयार होता। मैं जान गया था कि ये कोई जहाद नहीं है, ये पाकिस्तान हमको इस्तेमाल कर रहा है। तो जब मैं वापस फिर जंगलों में रहना शुरू कर दिया, बाकी चीज़ दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे, बड़ी मुश्किल से। इसी में मेरे को आइडिया आया कि मैं अपना ग्रुप खड़ा करूँगा, मैं अंदर HM में वापस जाऊँगा, मैं अपना ग्रुप खड़ा करूँगा अंदर, ठीक, और मैं सर्वाइव करूँगा। जिस दिन हम घेरे में आएंगे, फंसेंगे, मैं बाहर निकलूँगा, मैं उनको बोलूँगा ये ग्रुप पूरा सरेंडर करेगा, हमको कुछ मत करो। तो मैं गया HM में वापस,
ऊपर वाले का करना था, क्योंकि उन दिनों जब ये किसी को मारने की सोच रहे थे, किसी को मारेंगे, तो मैं किसी न किसी तरीके से, जैसे ना वो इन्फॉर्मेशन लीक करना, मैं किसी तरीके से उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था, ठीक, तेरे को खतरा है, या खुद मिलता था, ये गाँव छोड़ दे वरना हम तेरे को मारेंगे, ताकि वो भाग जाए, वो बच जाए। तो इसी में मैंने अपना ग्रुप अंदर से ही खड़ा कर दिया, अपने लड़के, बंदूक मैंने, जो मेरे पास बंदूकें थी वो मैंने उन बंदूकों को दी जिन पर मेरा ट्रस्ट था। मैंने अपना एक सुरक्षा कवर अपने दाएं बाएं रखा, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे राब्ते भी हो गए हर जगह, और अब मेरे को डर नहीं रहा उन टेररिस्ट को, जो टेररिस्ट डेंजरस थे फॉर द ह्यूमनिटी, जो सिविल किलिंग करना चाहते थे, उनका मैंने सफाया करना शुरू कर दिया। एसएफ को खबरें दी और दोबारा वापस गया, एलसी पर गया, पार भी गया। तो वो कुछ काम है जो मीडिया में हम नहीं ला सकते, जो हमने किए। फोर्सेस भी इलाके में आ गई, बीएसएफ डिप्लॉयमेंट हो गई, आरआर डिप्लॉयमेंट, कुछ इन्फेंट्रियाँ आई, 23 पंजाब आई यहाँ मेरे पुलवामा में। मैंने उनके साथ अच्छे तरीके से राब्ता किया, हम मिलते थे, हम आपस में कम्युनिकेशन करते थे, काम होता रहा, चलता रहा, यहाँ तक कि 23 पंजाब के बाद 13 पंजाब आ गई, पैराज थी, मेजर मोहित शर्मा के साथ भी मैंने काम किया। जी हाँ, ये भी मेरे मोहित शर्मा जानते ही हैं वैसे सब उनको, बहुत सी उनकी खबरें जो हैं एज अंडर कवर उन्होंने पाकिस्तान में काम किया, तो उनके साथ भी आपने काम किया है ना। आप कश्मीर से थे, जो भी उसको पार वाली सिचुएशन चाहिए थी, खबर चाहिए थी, तो आपको सब पता होता, तो वो मैं उसको समझाता था, ट्यूशन पढ़ाता था मैं उसको, पार वाला ट्यूशन। जी, क्योंकि पार वाले आपने मास्टरी की? हाँ, मैंने मास्टर्स की थी उसमें, तो इसलिए उसको मैं ही पढ़ा रहा था कि क्या करना है वहाँ, कैसे करना है। और मेरे राब्ते भी थे ज़बरदस्त, और आईएसआई को मैंने समझाया कि एक कश्मीरी जो बिल्कुल ऑन ओन, हाँ मेरे पीछे एजेंसियाँ थी, बट ऑन ग्राउंड में ऑन ओन ही काम करता था। तो आईएसआई को मैंने अच्छी तरीके से समझाया कि अगर कश्मीरी अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, आईएसआई क्या, सीआईए क्या, मूसाद क्या, तमाम एजेंसियां कश्मीरी के सामने फेल है, अगर पॉजिटिव सोचेगा कश्मीरी। राइट, कोई दुनिया की एजेंसी इसको नहीं मात कर सकती। हाँ, पॉजिटिव बेटरमेंट ऑफ समाज। एक्चुअली तो मोहित शर्मा के साथ आपने बहुत सिखाया, उस जैसे बहुत कम अफसर पैदा हुए हैं। जी बिल्कुल, वो पैदा होंगे। बिल्कुल। मुश्ताक जी, जब आप पाकिस्तान में थे, पीओके में थे, तो जैसे कि मैंने पढ़ा आपके बारे में कि बहुत सारे और भी आपके साथ थे, आपके दोस्त या आपकी उम्र के जो थे लड़के, तो वहाँ पे जब ट्रेनिंग कैंप्स में जाते हैं तो कैसे सिखाया जाता है? मतलब यहाँ से एक लड़का गया, फिर वो वहाँ से एक आतंकवादी बन के आता है, तो क्या सिखाया जाता है? कैसी ट्रेनिंग्स की अगर मैं बात करूँ, स्पेशल ट्रेनिंग्स ऑफ कोर्स वहाँ पे दी जाती होंगी, गन्स चलाना एंड सब कुछ, तो उस दौर के बारे में बताइए कि कैसे आपको क्या सिखाया गया, गन्स की नॉलेज, क्योंकि आप तो नहीं पता था कुछ भी, गन कैसे चलाई जाती है, तो वहाँ से ही सीख के आए थे, तो वो ट्रेनिंग्स कैसे होती हैं वहाँ पे? उन दिनों एक गाना आम था, सरहद पार जाएंगे कलाशनकोफ लाएंगे। अच्छा, ये सबके दिलों में नक्श कर गया था कि ये चीज़ें, सरहद पार जाएंगे कलाशनकोफ लाएंगे, उधर से जब आएंगे यहाँ, जब गली कोचों में घूमेंगे, लड़कियाँ देखेंगी, ओहो हीरो, ये वो। उसी का उधर उन्होंने दूसरी पिक्चर बनाई थी। ठीक, जैसे यहाँ हम सोच रहे थे कि कलाशनकोफ लाएंगे, फिर लोग इज्जत करेंगे, लड़कियाँ इज्जत करेंगी, बाकी चीज़ें। और यहाँ शादियों में भी वो जो उसको बोलते हैं वनून जी, जब शादियों में, उसमें भी कलाशनकोफ की तारीफें होती थी। ओके, तो वहाँ पर उसी के बरक्स उन्होंने रखा था कि ये हथियार उठाओ, ये कलाशनकोफ नहीं, ये तलवार है, ये वो तलवार है जो तलवार मुसलमानों ने उठाई और उन्होंने इतने मुल्क फतह किए। आप लोगों को हिंदुस्तान फतह करना है, सब्ज परचम लाल किले के ऊपर चढ़ाना है,
ये लाल किला, ये जो इंडिया, ये मुसलमानों के अंडर ही था, मुसलमान ही बादशाहियत कर रहे थे। आपने दोबारा वही बाबर बनना है, बाकी वो लोधी बनना है, बाकी मतलब पढ़ाया जाता था, बताया जाता था, आइडियोलॉजी बनाई जाती थी। और उसमें क्या करते थे वो, उसमें वो ऐसी ड्रामाबाजी करते थे, ऐसी फिल्में दिखाते थे कि पहाड़ों का बेटा एक फिल्म थी। अच्छा, वो वहाँ दिखाते थे? हाँ, पहाड़ों का बेटा एक फिल्म थी। कश्मीर जल रहा था। अच्छा, अफगान की बेटी, इस किस्म की ऐसी ऐसी फिल्में दिखा रहे थे। तो मुश्ताक जी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, जब आप वहाँ पे थे जिस वक्त में, तो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग्स आपने वहाँ पर हासिल की, तो किस हिसाब की वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है? यहाँ से एक लड़का जाता है, फिर वहाँ से एक फुल फ्लेज्ड मिलिटेंट बन के आता है, क्या आइडियोलॉजी होती है वहाँ के लोगों की जो उनको सिखाते हैं? तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। वो हथियार हैंडलिंग से ज़्यादा मोटिवेशन पर ज़्यादा जोर देते हैं। उनको पता है कि ये बंदा जितना मोटिवेट ज़्यादा होगा, हथियार तो ये लोहे के साथ, ये मशीन के साथ खेलना सीख जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। बट ये जब तक मोटिवेट नहीं हो जाएगा, ऐसी फ्रॉड कहानियाँ वो सुना रहे थे। जैसे किसी बंदे की सर्जरी आई है पेट, किसी उस्ताद की, उसको दिखाते थे, फिर बोलते थे देखो इसको 50 गोलियां लगी है जहाज अफगानिस्तान में फलानी जंग में, और ये 10 दिन कोमा में रहा, फिर ऐसा हुआ, रात को फरिश्ता इसके ख्वाब में आया, इसको फूंक मारी, इसको खड़ा कर दिया। जो अनपढ़ बेचारे छोटे बच्चे, टीनेज बच्चे थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था, वो एकदम इस जाल में फंसते थे। मैं अंदर से ही हंसता था, बट डर था। डर इस चीज़ का कि अगर इनको थोड़ा बहुत मेरे ऊपर शक हो गया कि ये बंदा हजम नहीं कर रहा है हमारी बात। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। वहाँ हमारे कैंप से 2 लड़के निकलते थे दाएं बाएं, वहाँ कुछ लड़कियों के साथ बात करते थे। ठीक। उस पर बड़ा बवाल हुआ, कोई लव स्टोरी चल रही थी उनकी, उन लड़कों को गायब ही कर दिया। ये एक एक उस कश्मीरी को पता है जो कश्मीरी उस तरफ गया मेरे साथ या मेरे बाद या मेरे से पहले, बट वो यहाँ कश्मीर में नहीं बताएंगे ये बात। इनको पता है नुकसान करेंगे पीछे से। उस किस्म की सिचुएशन थी वहाँ। आप में से जो वहाँ लड़के थे, उनमें से कोई, मतलब जैसे हम देखते हैं सुसाइड बॉम्बर्स, फिदायीन अटैक, उनकी आइडियोलॉजी, क्योंकि वो अपने आप को तो ख़त्म ही कर देते हैं, उनके पास तो वो चांस भी नहीं होता है, तो उनको भी सेम ही ट्रेनिंग दी जाती है? बढ़िया सवाल आपने पूछा। 2000 के बाद ये शुरू हुआ, जब करगिल में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, जीता हुआ जंग उन्होंने हारा, इंटरनेशनल प्रेशर और बाकी चीज़ों ने पाकिस्तान को पसबा कर दिया। अदरवाइज पाकिस्तान इन्फेंट्री के लोग उसमें थे, कमांडो के लोग थे, सिविल ड्रेस में, टेररिस्ट दिखा के कि ये टेररिस्टों ने किया। पाकिस्तान ने वही दिखाया करगिल कि ये मिलिटेंटों ने किया, ये LC पर या LAC पर, ये हमने नहीं किया। तो फिर जब बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी, इंटरनेशनल लेवल पर भी नीचे से भी फौज चढ़ गई, पाकिस्तान ने वो जंग हारा। जब वो पाकिस्तान ने जंग हारा, पाकिस्तान को लगा अब ख़त्म हो जाएगी मिलिटेंसी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही दूसरा गेम खेला फिदायीन का। जो ये फिदायीन है जी, इसके ज़िंदगी के साथ कोई ना कोई हादसा होता है। ये मैं आपके इस प्रोग्राम में आज खोलने के पर मजबूर हो गया हूँ ये चीज़। पिछले दिनों आपने देखा डॉक्टर ने फिदायीन किया। डॉक्टर की कहानी किसी को पता है? डॉक्टर के माँ और बाप के दरमियान 15 साल लड़ाई थी। इसका इम्पैक्ट पड़ गया किस पर? बच्चे पर। बच्चा डॉक्टर बना, भले ही काबिल डॉक्टर बना, बट सोच पर एक चोट थी ना, हो गया इस्तेमाल। तो जो मेंटली लोग नहीं होते स्टेबल, वो लोग इस चीज के लिए और कोई ना कोई हादसा हुआ होता है इनके साथ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान के किसी गांव में बमबारी हुई,
तो वहाँ पर जब लोग मरते हैं, बमबारी होती है, बच्चे अनाथ होते हैं, उन बच्चों को NGOs ने, रिलीफ ट्रस्टर्स ने ले लिया। उस बच्चे को पता नहीं है मेरा माँ कौन, बाप कौन। जब बच्चा बड़ा हो गया, उसको ISI एक फैक्ट्री में भेजते हैं। ये छोटा मोटा काम नहीं है, ये बिल्कुल लंबी प्लानिंग होती है, 30-30 साल की प्लानिंग होती है। उसके दिमाग में दुनिया का पूरा कंसेप्ट चेंज करके डाला गया। बारूद बांधो, हमला करो, दुश्मन फलानी है। उसकी वजह से कुछ जज्बात में लाए जाते हैं। कुछ को बताया गया कि तुम्हारे माँ बाप का दुश्मन कौन है। ओके। तो उस किस्म का उन फैक्ट्री में उसको डाल के तैयार किया जाता है। और 2000 के बाद जो पहला फिदायीन उधर बीबी कैंट बंटवारा में हुआ, वो वही पैदावार था। वहाँ से ही शुरू हुआ। और लश्कर और जैश, जब इनको लगा करगिल के बाद HM ने हाथ खड़े कर दिए, इनको लगा सलाउद्दीन भाग के जाएगा, POK से भागेगा, कश्मीर आएगा, कश्मीरियों को बोलेगा ये जहाद नहीं है, पाकिस्तान ने धोखा दिया, सरेंडर करो। उन्होंने जैश पर और लश्कर पर जोर दिया और उनसे फिदायीन करवाए। जिनका बेचारों का DNA पता नहीं था, उनको इस्तेमाल करके ISI ने कश्मीर में डाला। क्योंकि उसके स्टेट की लड़ाई है, पाकिस्तान के वजूद की लड़ाई है। अगर इंडिया में अमन रहेगा, इंडिया सुपर पावर बनेगा, इंडिया बहुत आगे बढ़ेगा और बढ़ भी रहा है। ये पाकिस्तान की आंखों में खटक रहा है। इसीलिए इन्होंने कश्मीरी को इस्तेमाल किया। मेरे इस भाई को पत्थर दिया, कभी हथियार दिया, कभी पत्थर दिया, एजिटेशनल टेररिज्म के लिए तैयार कर दिया। इसको नारा इसके मुंह में डाला, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी पर एक्सप्लॉइट करके इसने। मुश्ताक जी, इतना सब कुछ आपने देखा है, आप उन कैंप्स में रहे हो, सब कुछ देखा आपने। आज जो आप सोच रहे हो, शायद तब आपकी सोच ये नहीं थी जब आप यहाँ से 18 साल के गए थे। तो क्यों, कब और कैसे ये रियलाइज़ हुआ कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है? देखिए क्या होता है, जागने के टाइम अलग अलग होते हैं। जब मैं वहाँ था, 2 नंबरियाँ मैंने बहुत ज़्यादा देखी पाकिस्तान की। ठीक। मुझे लगा पहले ही महीने में मेरे को ये लगा कि पाकिस्तान कश्मीरी को इस्तेमाल करके पैसा बना रहा है। आपको पैसे दिए जाते थे वहाँ पे? ना, नहीं। हमको भिखारी बना के भेजा ना घर घर। आपको मैं बताऊं कि वहाँ पर एक गाड़ी निकलती थी, हम बैठते थे उसमें। अच्छा। फटे पुराने कपड़े पहनते थे हम, वो नहाते नहीं थे। तो फिर हम गाँव जाते थे जहाद कश्मीर के लिए फंड जमा करने के लिए। जब हम शाम को वापस आते थे, जिस गाड़ी में हम जाते थे उसमें जगह नहीं बचती थी। अच्छा। इतना रिलीफ जमा होता था। कपड़े, पैसे, जेवरात, हथियार, लोगों को जज्बात में लाते थे। वो केस्टे लगाते थे हम, जागो जागो सुबह हुई, खूने शहीदा रंग लाया। जिस तरह फिल्म वाले वो नकली बिल्डिंग बनाते हैं, ये कश्मीर का जो ये मसला था, बिल्कुल वही फिल्म पाकिस्तान ने बनाई थी, ISI ने। अरब कंट्री, गल्फ कंट्रीज में सब जगहों पर काउंटर खोले कश्मीरियों के नाम पर। खरबों डॉलर आया उस नाम पर। जो भी डेलीगेशन बाहर का आता था, किसी कंट्री का डेलीगेशन, वो एम्बेसडर आता था और लोग आते थे, हमको 1 मिनट में वो कपड़े चेंज करते थे। वो लड़कियां लाते थे, औरतें लाते थे, बूढ़ी बूढ़ी, एक ना स्टेज जमा करते थे। जो एम्बेसडर आते थे, वो बाकी लोग, वाई फ्रॉम यू, कश्मीर, ये एक्टिंग करनी पड़ती थी। इस चीज ने मेरे को ना जल्दी जगाया। जो ही उनको पता लगता था POK माकड़ी कैंप में, अंबूर कैंप में, छात्र कैंप में या किसी गड़ी दुपट्टा कैंप में कोई डेलीगेशन आने वाला है, रातों रात हथियार गायब, टेंटों पर हिलाल अहमर का सील, रातों रात वो पहाड़ी औरतें, वो बाकी लोग घर बनाते थे।
हमको भी शामिल करते थे, मेरे को भी किसी का पति बनाया, ये वो किसी का बेटा बनाया। ड्रामा सुबह जब आते थे वो इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है, ये भाग के आए हैं। राइट, इस चीज ने मेरे को, जो आपने सवाल किया, रास्ता बदल दिया आपने। मैंने कहा ना, ये जिहाद नहीं है, और दिल सा उठ गया। मेरे को हर चीज में पाकिस्तान में 2 नंबरी लगी, मुझे वो बुल्क ही 2 नंबर लगा। सुई दाइये से लेकर ऊपर तक सब फौज के कंट्रोल में। वो डेमोक्रेसी ना ऐसे ही जैसे हम खेतों में रखते हैं ना वो चिड़िया भगाने के लिए, वहां की जमहूरियत वही है। राइट, जब वहां की जमहूरियत उस टाइप की है, उससे तो हमारी जमहूरियत तो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स फिट है। तो ये चीजें देखकर मैं जाग गया जल्दी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल घर का था और लोगों को जागने में टाइम लगा। बिल्कुल। हाँ, अब उस साइड पीओके को आज के डेट में सोचना चाहिए कि 36 ईयर्स लड़ाई में रहने के बावजूद ये कश्मीर कहाँ है और वो कहाँ है। बिल्कुल सही। मुश्ताक जी, ये आपका जो ये दौर था, इस पे तो हमने बहुत बातें कर दी। तो अब जब आप रोमियो बने थे तो ऑफ कोर्स आपने बहुत से ऑपरेशंस किए हैं, तो कोई एक आपका ऐसा ऑपरेशन जो आप हमेशा मतलब सोच कर सोते हैं आप कि ये मैंने किया है सच में, तो कोई ऐसा ऑपरेशन जो आपने रोमियो बन के किया हो, आप हमारे साथ शेयर करेंगे वो ऑपरेशन? ऑपरेशन बहुत से किए मैंने, सबसे खतरनाक बहुत से ऑपरेशन किए मैंने। और मेरे को अगर जब कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में कौन सा नेक काम किया, जो मैंने हथियार पकड़े, हज़ारों की तादाद में ग्रेनेड्स पकड़े, रॉकेट्स पकड़े, गोलियाँ पकड़ी, मैं सोचता हूँ कि अगर वो ना पकड़ा जाता, वो बारूद ना पकड़ा जाता तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। बिल्कुल। तो मेरा यादगार ऑपरेशन है ऑपरेशन अखाम। जब मैं एक्टिव था, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, तब जाके 23 पंजाब यहाँ थी और हमने बिल्कुल बहुत सटीक प्लानिंग के तहत एक फॉरेनर्स का ग्रुप आया था, पता नहीं वो कितने लोगों को मारते यहाँ, कितना आतंक मचाते यहाँ, तो हमने उनको न्यूट्रलाइज किया। एक दिन में हुआ था ये ऑपरेशन या दिन? ये लगभग 7 दिन चला। उनके पास हज़ारों गोलियां थी, उनके पास ग्रेनेड थे, बम थे, रॉकेट थे, इसलिए बहुत एहतियात के साथ वो ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन अहगाम शुपियान, पुलवामा, बल्कि वैली का सबसे बड़ा ऑपरेशन, जिसमें 13 दहशतगर्द मारे गए। और उस ऑपरेशन में मैं खुद बजाज खुद था। 13 पंजाब थी, शहीद मेजर विनय चौधरी थे, शहीद कैप्टन कटारिया थे, और बहुत अच्छे तरीके से हमने वो ऑपरेशन किया। और बिल्कुल कोडिंग, जिसमें सफ़ेद रुमाल किस टाइम दिखाना है, काला रुमाल कब दिखाना है, ये पहले से ही ये चीज़ें फिक्स करके रखी थी। पर मुश्ताक जी, मुझे एक बड़ा आश्चर्य है, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कमांडर रहे हैं ना, और रोमियो भी बने, तो भारतीय सेना को आप पे विश्वास कैसे हुआ? मतलब एक हमारे लिए भी काम कर रहा है लेकिन उनके लिए भी कर रहा है, देयर मस्ट बी सो डाउटफुलनेस। जब आप दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो ऊपर वाला आपकी मदद करता है। 13 पंजाब में या 23 पंजाब में वो लोग थे जिन्होंने मेरे को बिल्कुल रीड किया, उन्होंने प्रिकॉशंस लिए होंगे, उन्होंने आजमाया होगा मेरे को ऊपर वाले ने कामयाब कर दिया उस एग्ज़ाम में। उनका विश्वास बढ़ गया, जिसकी वजह से लोग बच गए। अमन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने अपने खोए, हाँ, आपकी मैं फैमिली पे मैंने प्रॉपर्टी खोई, मेरे मकान को जलाया। 2017 में मेरे मकान पर हमला हुआ दिवाली पर। तो ये चीज़ें मेरे साथ होती रही। ये अमन के लिए कुर्बान करनी पड़ी, और अमन के लिए आपको आगे भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। लोगों को सब कुछ पता है, बट बात नहीं करना चाहते, चुप। अगर हम बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये हमारी जनरेशन जो है, ये कहाँ है इस वक्त?
आज के डेट में बाप क्यों डरता है बेटे से? इन 36 सालों ने हमको क्या दिया? इस सो कॉल्ड जिहाद ने हमको क्या दिया? ये कश्मीर कहां पहुंचा? घर घर में ड्रग है। मेरी बेटियां, मेरी ये बहनें, ये ड्रग्स में मुलवस हो गई है। ये इसी की देन है, इसी लड़ाई, इसी सो कॉल्ड जिहाद की देन है ये, जो पाकिस्तान ने हमको दिया। ये हुर्रियत वाले थे, इनके लैंडलाइन फोन्स के CDR निकाले एजेंसियों ने, उसमें इन्होंने कॉल्स की थी सेक्रेटरीट में। अगर कोई बंदा, अगर गिलानी, मरहूम गिलानी, अल्लाह ताला अब उसको मगफिरत करे, वो सेक्रेटरीट क्यों कॉल कर रहा था? अगर वो आज़ादी लड़ रहा था, वो सेक्रेटरीज को कॉल क्यों कर रहा था? वो DCs को कॉल क्यों कर रहा था? गरीब के बच्चे को मरवा दिया। उसके नाम जो बकरा उधर से आता था, पाकिस्तान से या कहीं से जो पैसा आता था, बकरा आता था, उसमें भी आधा खाते थे। इन्होंने मरने वालों को नहीं बख्शा, ये इन जिंदा लोगों को कहां बख्शेंगे? अभी भी इनका पूरा ओपन नहीं हुआ। मैं चाहता हूं गवर्नर इंतजामिया, उमरुल्लाह इंतजामिया सब वाइट पेपर निकाले। यहाँ के लोकल मीडिया में आना चाहिए। 90 में इनकी प्रॉपर्टी कितनी थी, आज कितनी है, जो इसके ये ठेकेदार थे। तब जाके इस गरीब के बच्चे के दिमाग में थोड़ा बहुत आएगा। अदरवाइज इसको वही दिमाग में बैठेगा जो ये बोलते थे, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। यहाँ कोई मिल्टन मरता था, फिर ये बोलते थे गिलानी साहब को कॉल लगाएंगे, वो लेक्चर करेगा माइक पर। गिलानी बोलता था हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। कितने बच्चों को मरवाया और कितने बच्चों को मरवाएंगे? उमर अब्दुल्ला साहब को सामने आना चाहिए, मोहब्बत जी को सामने आना चाहिए। हाँ, सियासत करो, करो सियासत, खूब करो सियासत, मगर खून पर सियासत ना करो, गरीब के बच्चे के ऊपर सियासत ना करो। बिल्कुल। वोट ले लो, लोगों की हमदर्दियां ले लो, मिल्टन के मरने पर रो लो क्योंकि इंसानी जान मर गया, चलो किसी का बच्चा मर गया, रो लो, कितना रोना है, क्योंकि उसकी वजह से कल तुम लोगों को 4 वोट पड़ेंगे, मैं मानता हूं, बट अगले वाले को मिल्टन ना बनने दो। अपने गुजारे के लिए किसी और टेररिस्ट ना बनाओ। बिल्कुल। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी ये जो अल्फाज हैं ये उन लोगों तक पहुँचे जो इस पे काम कर सकते हैं। मुश्ताक जी, इस सब में इतना सब कुछ मैंने आपसे सुना, इसके पीछे भी पता नहीं ऑफ कैमरा कितनी और कहानियाँ होंगी आपकी ज़िंदगी में। आपके घर के बारे में सुना, आपके अंकल को मारा गया बहुत बुरी तरीके से, घर जलाए गए। इवन ये भी मैं बताना चाहती हूँ मैं व्यूवर्स को कि इन्होंने अपने बच्चों के 22 बार स्कूल बदले हैं ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजन समथिंग। तो कितना प्रेशर का माहौल होता है। तो एक जो आप बेखौफ हैं, डरते नहीं हैं किसी से, सब कुछ सामने कहते हैं, लेकिन इसके पीछे अकेले बैठने वाला एक मुश्ताक भी होगा ज़रूर, जो सोचता होगा कि क्या हो रहा है ये ज़िंदगी में मेरे। कुछ आपके वो वाले पल भी होंगे जब ऑफ कोर्स आप जब शाम को जाते होंगे, सुबह सोचते होंगे सुबह होगी कि नहीं होगी, या रात हो रही है तो वापस अगला सुबह देखेंगे आपकी नहीं देखेंगे। तो वो मोमेंट आपका कि जिस वक्त आप पूरे टूट गए थे। मुझसे काम लेना है ऊपर वाले ने, इसलिए मैं जिंदा रहा। पढ़ा लिखा अच्छा काबिल लड़का उठा, दिमाग में आया गया, मैं उसी दिन मारा। बट मेरे से ऊपर वाले ने काम लेना था। यहां मैं मुतमईन हूं, ये मेरा मुतमईन है। आई एम सेटिस्फाइड कि मैंने जो काम किया अच्छा काम किया और अच्छा काम कर रहा हूं। डर किसको नहीं लग रहा है? ऐसी सिचुएशन भी आई है, बट आज के डेट में मेरे को कोई डर नहीं लग रहा। मैं अपने आप को असली शहीद कहूंगा अगर ये काम करते करते मेरा कोई कत्ल करेगा, तब मैं अपने आप को असल शहीद बोलूंगा। और मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि सच सच बोलो, सच बोलो। मैं अभी 56 साल का हूं, 10 साल 20 साल और होंगे।
इस समाज में अगर मेरी वजह से 4 लोग गलत काम से रुकेंगे, सफल हो गई मेरी ज़िंदगी। इससे बढ़कर और क्या चाहिए मेरे को। मेरे बच्चों के, जो आपने बोला 22 स्कूल बदले गए। मेरा बेटा मास्टर्स की उसने होटल मैनेजमेंट में, वो कतर में नौकरी कर रहा था, बड़े अच्छे तरीके से। 1-1.5 लाख रुपए पे थी इसकी। मैंने उसको वापस लाया जब से मैंने सुना कतर में ISI ने जाल खोला। मेरे को लगा बच्चा कतर में है, मैंने उसको बोला तो वापस आ जा, नुकसान पहुंचाएंगे। वहाँ वो इजली नुकसान पहुंचा सकते थे। मैंने कहा वापस आ जाओ। फिर भी आप पीछे नहीं हटे। अच्छा काम कर रहे हैं हम। मैं सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए पाकिस्तानियों को भी बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारी आर्मी है, ये 2 नंबरी आर्मी है। ये तुम लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं ऑन द नेम ऑफ कुरान कि हम महदी आर्मी है। जो महदी आर्मी होती ना, जो इस्लामी आर्मी होती ना, वो अपने लोगों पर जुल्म नहीं करते। जुल्म यजीद करता है। वही यजीद आर्मी पाकिस्तान आर्मी है। तो जब कहते हैं ना कि जब कुछ करने की चाहत होती है तो फिर जो मर्जी कर ले, कोई पीछे नहीं हटते। एंड इट्स अ लिविंग एग्जाम्पल एक्चुअली मुश्ताक जी की, इट्स अ लिविंग एग्जाम्पल कि हर तरीके से जो है पीछे हटने की हर एक जरिया था कि नहीं मैं नहीं करूँगा। देयर वॉज एवरी डैम रीज़न बट ही चूज टू फाइट। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी मुश्ताक जी, क्या सच है पाकिस्तान का, क्या सच है मिलिटेंट्स रेजीम का, और क्या सच है कश्मीर का? पाकिस्तान इस पूरे वर्ल्ड में 2 नंबरी मुल्क है जहाँ पर उसको ठेका मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में, जिस दिन पाकिस्तान में सियासत आएगी, सियासी हुकूमत आएगी, डेमोक्रेटिक हुकूमत आएगी, पावरफुल हुकूमत आएगी, हमारे आधे मसले दुनिया के ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज पाकिस्तान किराए का कातिल है। लोग नहीं, पाकिस्तान आर्मी किराए के कातिल है। कल अगर उनको डॉलर मिलेंगे, उनको बोलेंगे इस कश्मीर पर गिलानी के घर पर बमबारी करो, करेंगे। ये हकीकत मेरे कश्मीरी लड़कों को समझनी चाहिए। मुजफ्फराबाद के लोगों के ऊपर कितना जुल्म है, ये उनसे पूछिए। बिजली देखिए, मुजफ्फराबाद की बिजली कितने में मिल रही है उनको, हमको कितने में मिल रही है। कंपैरिजन लगाओ। मोबाइल खोलो, ये मोबाइल जो 24 घंटे आप लोगों के हाथों में है, ये खोलो, देखो बिजली की कीमत क्या है वहाँ, पेट्रोल की कीमत क्या है वहाँ। POK में पिछले दिनों प्रोटेस्ट हुआ, पता करो कितने लोगों को गायब कर दिया। मेरे कश्मीरी जवान को ये पता होना चाहिए कितने लोगों को गायब कर दिया। और यहाँ पर भी वो नकली एक NGO बनाया था डिसअपियर लोगों का। उधर जब मैं गया, मैंने जब लिस्ट देखा, वो वहाँ पर लिस्ट मैंने वो देखी जो लोग रास्ते में मारे गए, अवलांच के नीचे आए, या आते समय फायरिंग में मारे गए, उनको डिसअपियर दिखा रहे हैं। जो मैंने बात की, इसको नेट पर चेक करो। बाकी जब तक पाकिस्तान आर्मी का अपर हैंड है पाकिस्तान में, उनको डॉलर कमाने हैं, उनको ठेके लेने हैं, कत्ल के ठेके, बाकी ठेके, लड़ाई के ठेके। मेरे कश्मीरी भाई देखेंगे जहाँ अनकरीब हर जगह जहाँ पर भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान को उसको इस्तेमाल करेगा, डॉलर दे देगा, और डॉलर के लिए ये कुछ भी करेंगे। 16 आर्मी चीफ पाकिस्तान आर्मी के बने, 15 अब्रॉड रह रहे हैं। अगर वो देशभगत होते, अगर वो पाकिस्तानी होते, तो वो पाकिस्तान से नहीं निकलते। यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ अपने नौजवानों को, ये दिमाग में रखो कि अगर हमारे इतनी बड़ी आर्मी का चीफ इंडिया से बाहर नहीं रह सकता, उसके पास उतना गुजारा ही नहीं है, तो ये पाकिस्तान छोटी आर्मी के चीफ कैसे जजीरा खरीदते हैं, कैसे दुबई में रहते हैं, इतने कॉस्टली हालात में रहते हैं। कोई फायदा नहीं पाकिस्तान के इन खोखले नारों के पीछे जाने का। या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह जो कश्मीरी दिन रात बोलते थे, ये बस धोखा है। पाकिस्तान का मतलब क्या, डॉलर जमा करो और काम कोई भी ले लो अमेरिका के कहने पर।
बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह का उसके साथ कोई दूर का वास्ता भी नहीं। शुक्रिया मुश्ताक जी। एक्चुअली आज हमने यहाँ पे 3 पर्सनालिटीज़ की बातें सुनी, इशफाक जी की, मुश्ताक जी की और रोमियो की एक्चुअली। एंड हर एंगल में हमने एक आपकी अलग सोच और आपकी अलग पर्सनालिटी देखी। आई होप कि आवाज़ जो है कश्मीर के आवाम तक पहुँचे। वंस अगेन थैंक यू अपना वक्त देने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हर घर में इनकी आवाज़ गूंजे और इनकी वो जो कहानी है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक पूरी इन्होंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी। वापस मिलूंगी एक नए चेहरे के साथ, एक नए एपिसोड के साथ आवाज़ दिल पर। शुक्रिया। जय हिंद।